मैं हूं रमन कुमार राजू और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके 20 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने 20 ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। ये हमारा पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जिसमें आपको एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका 21 ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। 21 ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, है ना। देखिए चूंकि मीटर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 मीटर है ना। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, मतलब कि ये आपका जो एफ है वो कितना है आपका 1 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, उस लेंस की क्षमता निकालना है ना। ठीक, तो आपका क्षमता यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि P बराबर क्या होता है हमारा, P इक्वल टू 1/f, तो क्या हो जाएगा 1/1। और ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या लग जाएगा हमारा माइनस, है ना। और उत्तल दर्पण का क्या होता है आपका, ये 1 कट जाएगा तो टोटल कट क्या हमारा आ कितना रहा है, 1 आ रहा है ना। तो एक क्या हो जाएगा, ये आपका डायोप्टर, एक डायोप्टर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1 डायोप्टर होगा, है ना। देखिए अब आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम, जो प्रकाश जो चलता है वह सबसे कम कहाँ चलता है, वो निर्वात में चलता है या जल में चलता है या वायु में या कांच में। तो हमको पता है कि निर्वात में सबसे ज्यादा चलता है, उसके बाद वायु में उससे थोड़ा सा कम, जल में उससे थोड़ा सा कम और कांच में सबसे कम। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर क्या कहता है 23 क्वेश्चन में कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, किस दर्पण से वह हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है आपका, तो उत्तल दर्पण में। इसीलिए ना उत्तल दर्पण को हम लोग साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कहता है जो 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए अब ये आपका P दे दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है आपका 4 डायोप्टर। ठीक है, तो आपको F निकालना है। तो F बराबर क्या होता है 1/P, तो क्या हो जाएगा ये 1/D, मतलब कि P कितना है आपका 4। अब चूंकि यहाँ आप ये देखिए कि ये जो तो किस डायोप्टर में है, इसका मतलब वो क्या चीज में था, मीटर में। हम इसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 100, और जब आप 4 से इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कटने के बाद 25, टोटल कितना 25 सेंटीमीटर आ गया ना, मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम आसान है, जो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में अभी हम लोग बात किए हैं क्या, उत्तल दर्पण। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर 25 का उत्तल दर्पण। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो हम लोग सीधी सी बात क्या करेंगे कि इसका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब आते हैं 27। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया आप लोग जाएं और पार्ट 1 वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। पार्ट 1 वीडियो भी एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, उसमें भी 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप अगर उसको समझ लेते हैं एकदम अच्छे से तो एब्सोल्युटली परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में टोटल 50% जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए मैं इस बार ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं और आप लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका
कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। मतलब फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? 27 तो उसका कैसा होता है हमारा? तो उत्तल लेंस के जैसा होता है ना। देखिए अब आप लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आगे। फिर क्या कहता है आपका, जो ये जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मतलब ऐसे, ये मान लीजिए आपका कांच है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये कांच है और प्रकाश की किरण यहां से आई ऐसे, ठीक है, यहां पर क्या है, ये अभिलंब है, ऐसे करके अभिलंब होता है ना। तो कहता है जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? 28 नंबर क्वेश्चन में किधर मुड़ती है? तो यहाँ पर जब ये ऐसे आता है तो ये ऐसे इसको जाना चाहिए, कैसे? एकदम सीधे जाना चाहिए ना ऐसे, लेकिन वह सीधे ना जाकर के क्या करता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है अपने रास्ते से, मतलब थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो किधर मुड़ा? ये अभिलंब हमारा यहाँ है ना, तो ये अभिलंब के निकट आ गया, अभिलंब के नजदीक आ गया। अगर ये ऐसे जाता तो दूर जाता, लेकिन ये कहाँ आ गया? नजदीक आया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अभिलंब के निकट में आ गया है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो बड़ा प्रतिबिंब आपको किस में बनेगा? 29 तो इसका अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा और समतल में बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। 30 में आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा वस्तु से क्या होगा? छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं उत्तल दर्पण, है ना। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 31 की ओर चलते हैं। 31 कहता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? देखिए चूंकि ये दर्पण हमारा क्या है? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण किसको कहता है? जो अंदर से धसा हुआ रहता है ना। अब ये प्रधान अक्ष हुआ और यहाँ से ये जो परावर्तित होता है तो ये यहाँ से गुजरता है ना, ठीक है। देखिए तो आपको कहाँ पे कटता है? ये एफ पे कटता है। कहाँ पे कटेगा? एफ पे। तो 31 का क्या हो जाएगा आपका? बी, है ना। तो इसका क्या लगाएंगे आप लोग? 31 का बी। मतलब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो हमेशा ये फोकस से होकर के गुजरेगी। अब आते हैं 32 नंबर पर। कहता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की। देखिए गौर से सुनिए, गौर से, एकदम गौर से देखिए क्या कहता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या मतलब ये आर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उसकी फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी का क्या होता है? ये दोगुना होता है ना। ये आर जो होता है ये एफ का दोगुना होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 2f मतलब दोगुनी होती है, ठीक है। देखिए अब कहता है क्या कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब उत्तल दर्पण रहे या अवतल दर्पण रहे बात एक ही है, बस सिर्फ फोकस और वक्रता त्रिज्या पे हमें ध्यान देना है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अब देखिए अब ये 2 गुना में हिस्सा रहेगा तो भाग में, मतलब f बराबर क्या हो जाएगा आपका? r/2। तो क्या हो जाएगा? ये आधी हो जाएगा, 33 का a हो जाएगा, है ना। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आ रहे हैं। 34 नंबर क्या है आपका कि किसी गोलीय दर्पण में किसी भी दूरी के लिए, मतलब चाहे वो कोई भी दूरी हो, अनंत पे हो, फोकस पे हो, कहीं भी हो, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो यह दर्पण कैसा हो सकता है? ठीक है, तो कैसा होगा आपका? ये केवल उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा। अब 35 नंबर देखिए क्या कहता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, मतलब कि r बराबर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? उसकी फोकस दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि f बराबर क्या होता है? r/2। तो ये क्या हो जाएगा? 40/2 मतलब क्या? 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है ना। तो क्या हो जाएगा? ये आपका 35 का a, ठीक। इसी तरह से आप लोग इसे कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्या कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा आकार में वस्तु से बड़ा है, आवर्धित पाया गया। मतलब आकार से में बड़ा जो होता है उसको हम आवर्धित बोलते हैं, पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? ठीक है, कहता है कि वक्रता केंद्र पर होगी
या मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी, या फिर फोकस पर होगी, या फिर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगी, है ना। तो कहाँ होना चाहिए उसका, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। अब देखिए कहता है समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है या -1 होता है या +2 होता है या -2 होता है। इसका क्या लगाएंगे हम, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। ठीक, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि समतल दर्पण के सामने बाएं हाथ उठाने पर प्रतिबिंब में आपको कैसा हाथ दिखेगा, जब आप आईने में उठाइएगा ना तो आपको लगेगा क्या कि मैंने बायां अगर उठाइएगा तो लगेगा आपको क्या कि हमने दाहिना उठाया, और दाहिना जब उठाइएगा तो आपको क्या लगेगा कि लगता है हमें कि हमने बायां उठाया है। तो यहाँ पे उठाता कौन है, बायां, तो हमें लगेगा कैसा, दायां। ठीक है, देखिए सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग होता है, सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग होता है, एब्सोल्युटली अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 39 का क्या हो जाएगा आपका बी। देखिए उसके बाद कहता है आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं, देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब आप ही ये बताइए कि जब ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो सकता है, हम लोग लिखते हैं क्या h डैश, और वस्तु की ऊंचाई को लिखते हैं h। ठीक, अब इसी प्रकार फिर आगे देखते चलिए क्या, अब मान के चलिए ये प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए आपका 2 सेंटीमीटर है, हो सकता है ऐसा, मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 से 6 कटे, 2 से 12 कटेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। अब एक बात ये भी आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्या गौर करने वाली बात ये है आपको कि ये जो सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर तो कट जाएगा, मतलब जो दो मात्रक है हमारा वो दोनों मात्रक क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब ये मात्रक जो कट गया तो बचा क्या हमारे यहाँ पे, कुछ नहीं बचा। चाहे मान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 7 मीटर थी, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई भी मान लीजिए 7 मीटर थी, ठीक है, तो ये मीटर और ये मीटर तो कट जाएगा ना, मीटर और मीटर तो कट गया। फिर अगर मान लीजिए किलोमीटर में रहे या फिर किलोमीटर में रहे या फिर मिलीमीटर में रहे, कुछ में भी रहे, लेकिन ये दोनों तो कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो कटने के बाद बचा कुछ क्या, नहीं बचा। तो यहाँ पर दिया हुआ मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या में लगाएंगे टिक, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, लिखिए आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। देखिए आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या नहीं होता है, ठीक। अब आपसे भी कोई अगर पूछे कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोलिए कि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों का दोनों कट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। जब आप शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाता हूँ वीडियो, आप लोगों की फायदे के लिए, कि आप लोग पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना या किसी को कुछ सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। और जो भी त्रुटि आपको नजर आएगी आप वो भी त्रुटि हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। हम डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जब चाहें तब आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग और अच्छे पोजीशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए,
मेहनत करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।